नमस्कार बच्चों। जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2026 वर्ष के लिए पहले से ही एसबी ने कैलेंडर जारी कर दिया है, लेकिन उसके अलावा जो कैलेंडर में भर्ती आनी है उसके अलावा भी कुछ भर्तियों के बारे में बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये वाली भर्ती आएगी नहीं आएगी, इसका तो कैलेंडर में कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। तो जैसा कि बेटा लास्ट ईयर भी 2025 में जो कैलेंडर में भर्तियां नहीं थी उनके भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे। आपके कांस्टेबल का जैसे एग्जाम हो गया हाल ही में आपका, फिर इसके बाद में अब उन्होंने जो कैलेंडर दिया है तो उसमें से कुछ वैकेंसीज का बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही बच्चों को। जैसे एक पंचायत सचिव का था तो उसका हमने वीडियो बना के डाल दिया पूरा कि उसका क्या कैसे वैकेंसी आ सकती है, क्या क्या उसका पैटर्न रहेगा। इसी तरह भी एक और बच्चों के बीच में काफी चर्चा में है ये चीज कि इसकी वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी आपका। तो ये है बेटा आपका छात्रावास अधीक्षक का, ठीक है ना। तो ये अपने पास में जो वैकेंसी का है बेटा, ये छात्रावास अधीक्षक की भर्ती जो आपकी 2026 में होनी है। तो बच्चों के मन में ये असमंजस की स्थिति है कि ये पद आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि इनके 5000 से अधिक पदों के बारे में घोषणा तो हो चुकी है लेकिन कैलेंडर में इसको शामिल नहीं किया गया है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि जो छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी है इसके भविष्य में क्या क्या आने के चांसेस है, कब आ सकती है और क्या क्या एग्जाम कौन कौन कंडक्ट कराएगा, इसको थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं अपन। तो चलिए पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर कि हम किन किन पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला अपन डिस्कस करेंगे बेटा किस पे, एग्जाम प्रोसेस पे, कि एग्जाम प्रोसेस क्या है। दूसरा हम बात करेंगे किस पे, एग्जाम कौन लेगा, ठीक है। हमको ये पता होना चाहिए ईएसबी कराने वाला एग्जाम या कोई और एजेंसी कराने वाली एग्जाम। फिर इसी के बाद में अपन बात करेंगे कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, स्वीकृत पदों की संख्या, कितने पद इस पे स्वीकृत किए गए हैं, आयु सीमा क्या होगी, संभावित एग्जाम पैटर्न क्या होगा और नोटिफिकेशन कब आने की संभावना बनेगी। तो एक एक करके अपन इन सभी पे बात कर लेते हैं क्योंकि बच्चों के बीच में यही सब पॉइंट्स है जो असमंजस की स्थिति पैदा करते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपन यहाँ पर। तो यहाँ देखते हैं कि जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपका ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है, ठीक है ना, ये ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है मध्य प्रदेश का, इन्होंने ट्वीट करके ये बताया था कि आपका जनजातीय गौरव दिवस पे जो कि आपका 15 नवंबर को होता है, तो इन्होंने ट्वीट करके ये बताया था बच्चे अपन को कि जो जनजातीय हॉस्टल का नाम बदला जाएगा और जनवरी से, ये आप देखें, जनवरी से 5000 छात्रावास अधीक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो ऐसा ट्वीट अपने को ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा दिया जा चुका है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है ना। और यहाँ आप न्यूज़पेपर की कटिंग भी देख सकते हैं, दैनिक भास्कर की जो कटिंग लगी हुई है बेटा आपकी, इसमें जैसा कि बताया गया है कि बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती पर सरकार का ऐलान, सरकार ने कहा कि जनजातीय हॉस्टल का नाम बदलेगा, जनवरी से 5000 अधीक्षकों की भर्ती। तो आप देख सकते हैं कि ट्वीट भी किया जा चुका है, न्यूज़पेपर में भी आ चुका है। तो इनके पदों का आना तो बिल्कुल पक्का हो चुका है कि हाँ भाई ये आएंगे। अब इन्होंने जनवरी से बोला है तो संभावना बनेगी कि जनवरी से शायद इसके बारे में बातचीत होने लग जाए, लेकिन चूंकि इसको कैलेंडर में शामिल नहीं किया इसलिए थोड़ा सा आप लोगों में मन में डाउट बना रहता है। तो चलिए थोड़ा इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि सर ये वैकेंसी है क्या, क्या क्या वैकेंसीज में काम करने पड़ सकते हैं, क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ सकती है। तो उन बारों में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो जैसा कि बेटा यहाँ पर पहले अपन ने ये डिस्कस करा है कि परीक्षा के चरण कौन कौन से, मतलब कितने चरण में परीक्षा होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला होगा इसमें पात्रता परीक्षा, ठीक है ना, एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसा कि आपने देखा संविदा के एग्जाम्स में होता है हमारे मध्य प्रदेश में। फिर उसके बाद होगी क्या, चयन परीक्षा होगी, सिलेक्शन टेस्ट होगा, चयन परीक्षा कराई जाएगी। तीसरा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेज सत्यापन, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तीसरा अपना। अब जो भर्ती का तरीका रहेगा उस बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो 3 फेज होंगे इसके बेटा आपका। पहला एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर वो पास कर लिए तो सिलेक्शन टेस्ट, उसके बाद क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब बात करते हैं इसमें कि क्या क्या इसके वो रहेगा अपने पास में, जो पात्रता और चयन परीक्षा का पैटर्न है उसमें क्या क्या चीजें रहती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बेटा जो पात्रता परीक्षा रहेगी, जो पात्रता परीक्षा रहेगी उसमें 50% अंक लाना अनिवार्य है। और यहाँ कितने, 60%। तो 60% है यूआर कैटेगरी वालों को। जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको एग्जाम में 60% मार्क्स लाने ही लाने हैं। और यूआर के अलावा अदर देन यूआर कैटेगरीज जो भी हैं आपकी, उनको कितने प्रतिशत मार्क्स लाना है, 50% मार्क्स लाना है। मतलब आपका जो पात्रता परीक्षा होगी, जो आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा बेटा, उसके में आपको क्या करना है, कम से कम 50% नंबर तो लाने हैं जो कैटेगरीज में एप्लीकेबल है। और जो यूआर से बिलोंग करते हैं उनको कितने परसेंट नंबर लाना है, 60%। तभी वो आपका सिलेक्शन वाली एलिजिबिलिटी के लिए आपका सिलेक्शन है, क्या है वो। और जो बच्चे 60% नंबर लेके आएंगे यूआर वाले और 50% लेके आएंगे, वही पात्रता परीक्षा को पास करके चयन परीक्षा के लिए क्या हो पाएंगे, शामिल हो पाएंगे। अगर आप पात्रता परीक्षा पास कर लेते हैं तो जब आप चयन परीक्षा में पहुंचेंगे तो चयन परीक्षा में आप देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चयन परीक्षा में जो यूआर वाले बच्चे हैं उनको 50% सॉल्व करना है, मतलब आपको 50% पेपर सॉल्व करने ही करना है। और जो अदर देन यूआर कैटेगरीज है उनको 40% सॉल्व करना है। तो आप क्या क्लियर कर लेंगे, तो आप चयन परीक्षा क्लियर कर लेंगे।
इतना यहाँ पर मिनिमम पहले से डिसाइडेड होता है इन एग्जाम्स में, ठीक है ना। इसके बाद आपका थर्ड फेज आएगा, वो क्या आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आएगा। तो ये आपको पता पड़ गया कि सर पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा में कितने कितने प्रतिशत पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और इसी में ये जो आप नीचे एक लाइन पढ़ रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसमें आप देखें क्या बोला गया है कि जो पात्रता परीक्षा है, जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसकी वैधता, उसका जो वैलिडिटी है वो आपका आजीवन रहेगा। मतलब एक बार अगर आपने पात्रता परीक्षा पास कर ली तो फिर दोबारा आपको पात्रता परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको एक ही बार देना, अगर आपने पास कर लिया तो फिर वो आपके लिए हमेशा वैलिड हो गया एक स्कोर कार्ड आपका। उसी तरह आपके पास में जो दूसरा होगा चयन परीक्षा होगी, जो सिलेक्शन टेस्ट होगा वो भी आपका कब तक वैध रहेगा, 3 वर्ष तक वैधता रहेगी उसकी। मतलब अगर आपने क्या करा है बेटा, चयन परीक्षा पास कर लिया, अगर आपने सिलेक्शन टेस्ट पास कर लिया तो उसका जो स्कोर कार्ड रहेगा वो भी कितने साल तक वैलिड रहेगा, 3 साल तक वैलिड रहेगा। तो ये तो बात करी अपन ने पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा के बारे में। अब इसके आगे अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके आगे अगर बात की जाए सर कौन कौन सी पोस्ट होती है और उसमें क्या क्या इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है, तो उस पर चर्चा कर लेते बेटा। तो पहली जो पोस्ट देख रहे हैं बेटा, वो पोस्ट है आपकी, यहाँ पर अगर आप पहली पोस्ट देख पा रहे हैं तो जो पोस्ट है आपकी वो किसकी है, सहायक संचालक की है, ठीक है ना। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक का आपके पास में डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा जो पोस्ट है वो किसका है, महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक का है, ठीक है ना। इसके लिए ये क्या मांग रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट मांग रहे हैं आपसे। इसी तरह तीसरी जो पोस्ट है वो किसकी है, सीनियर छात्रावास अधीक्षक की है। इसके लिए क्या मांग रहे हैं, ग्रेजुएशन मांग रहे हैं बेटा ये आपसे। और जो चौथी पोस्ट है वो किसकी है, जूनियर छात्रावास अधीक्षक की, जिसके लिए क्या मांग रहे हैं, हायर सेकेंडरी मांग रहे हैं आपसे, ठीक है ना। कि क्या होना चाहिए बेटा, आपका 12th पास होना चाहिए। तो ये 4 तरह की पोस्ट है। लेकिन यहाँ पर ये कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि सर किस पोस्ट पे कौन सा डिपार्टमेंट एग्जाम लेने वाला है। तो इस बारे में अपन बात कर लेते थोड़ा कि कौन से डिपार्टमेंट इसमें एग्जाम कंडक्ट करवाएगा आपका। तो देखें यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं बेटा कि एग्जाम कौन लेगा, ठीक है ना। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है बेटा, एग्जाम कौन लेगा। तो अगर आप देखें यहाँ पर जो ईएसबी के द्वारा एग्जाम लिए जाएंगे, यहाँ पर जो ईएसबी के द्वारा एग्जाम लिए जाएंगे वो 3 पदों के लिए एग्जाम लिए जाएंगे। कितने पदों के लिए एग्जाम लिए जाएंगे, 3 के लिए लिए जाएंगे। और यहाँ पर आप देखें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी द्वारा इसमें 1 पद के लिए एग्जाम लिया जाएगा। मतलब जो टोटल 4 पोस्ट अभी अपन ने डिस्कस करी उसमें से एक जो पोस्ट है वो कौन लेगा, उसका एग्जाम एमपीपीएससी कराएगा। बाकी जो 3 पोस्ट रहेंगी उसका एग्जाम कौन कराएगा, ईएसबी कराएगा। किसका, महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक का, सीनियर छात्रावास अधीक्षक का, जूनियर छात्रावास अधीक्षक का। ये एग्जाम कौन कराने वाले हैं बेटा आपके, ये अपने ईएसबी वाले कराने वाले हैं। और आपका जो एमपीपीएससी कराने वाले हैं वो सहायक संचालक का छात्रावास का एग्जाम कराने वाले हैं। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, इसमें 2 डिपार्टमेंट शामिल रहेंगे, ईएसबी भी रहेगा और एमपीपीएससी भी रहेगा। ईएसबी 3 पोस्टों के लिए कंडक्ट कराएगा और जो एमपीपीएससी रहेगा वो आपका 1 पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट कराएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब आगे चल के बात कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पर देखें सर के स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है। तो जो स्वीकृत पद है वो बेटा कितने हैं, 5178 है। कितने हैं, 5178। मतलब 5000 से ज्यादा ही वैकेंसी है आपकी। कौन कौन से पोस्ट हैं, कौन कितनी पोस्ट निकली है और कौन सा डिपार्टमेंट उसमें कंडक्ट कराएगा। तो देखें यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ये लिखा है अपर संचालक। क्या लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर, अपर संचालक। इसके एक ही पोस्ट आई है, इसका एग्जाम कौन कराएगा, पीएससी कराएगा। पे स्केल आप देख सकते हैं, पे स्केल बहुत अच्छा होता है इसके अंदर, ठीक है ना। प्रथम श्रेणी में आती है ये, तो ये पे स्केल अच्छा होता है। एक ही पोस्ट है लेकिन इसके अंदर यहाँ पर संयुक्त संचालक छात्रावास की पोस्ट है, इसमें 2 पद निकले हैं, ये भी पीएससी कराएगा। संभागीय वाली एक जो संचालक की पोस्ट है उसमें कितने पद निकले हैं बेटा, 10। ये भी कौन कराने वाला है, पीएससी। ये भी प्रथम श्रेणी की पोस्ट है आपकी, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखें आगे, सहायक संचालक जो है उसमें 20 पद निकले हैं, ये द्वितीय श्रेणी की पोस्ट है। ये भी कौन कराने वाला है, पीएससी। तो इसका पे स्केल देख सकते हैं बेटा आप, इनका पे स्केल कैसा है, बहुत बढ़िया है। इसी तरह आप आगे देखें अतिरिक्त सहायक संचालक, तो ये कितनी पोस्ट निकली है इसमें, 75। जो कौन कराने वाला है, पीएससी कराने वाला है, ठीक है ना। अब हम आते हैं ईएसबी पे, ईएसबी वाले कौन कौन से पोस्ट का एग्जाम लेने वाले हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक की जो पोस्ट निकली हुई है उसमें 369 टोटल पोस्ट आई हुई है। इसका एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगा, ईएसबी कराएगा बेटा। फिर सीनियर छात्रावास अधीक्षक की जो पोस्ट है उसमें 2736 टोटल पोस्ट आई हुई है, 2736। ये एग्जाम भी कौन कराने वाला है, ईएसबी कराने वाला है बेटा। मतलब जो मेजर वैकेंसीज निकली हैं, जहां वैकेंसियों की संख्या ज्यादा है, वो एग्जाम कौन कंडक्ट कराने वाला है, आपका ईएसबी कराने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी में पे स्केल कैसा है, बढ़िया। द्वितीय श्रेणी के पद हैं ये, और सभी में पे स्केल कैसे बेटा, बढ़िया पे स्केल है सभी के अंदर। आगे मैं अगर बात करूं इसके अंदर, तो आगे अगर अपन देखें, अगली वैकेंसी किसकी है, जूनियर छात्रावास अधीक्षक की है। इसमें भी 1965 पद है, ये भी कौन कराने वाला है, ईएसबी। ये तृतीय श्रेणी में आता है बेटा आपका, और इसका ये क्या रहेगा, आपका पे स्केल रहेगा।
तो यहाँ आपने ये देखा कि किस पोस्ट पर कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं और कौन सा डिपार्टमेंट एग्जाम कराने वाला है, कौन सा पीएससी कराने वाला है और कौन सा ईएसबी कराने वाला है। इसके आगे अपन चल के बात कर लेते हैं थोड़ा। तो अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं कि सर आयु सीमा क्या होगी, तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो न्यूनतम आयु सीमा होगी, ध्यान रखना हमारे शब्द, अंदाजा लगाया जा रहा है कि न्यूनतम आयु सीमा कितनी रखेंगे, ये 21 वर्ष रखेंगे, ठीक है ना। नोटिफिकेशन कब आने की संभावना बनेगी, नोटिफिकेशन कब आने की संभावना बनेगी बेटा, तो नोटिफिकेशन आने की संभावना बनेगी मार्च अप्रैल में। नोटिफिकेशन आने की संभावना कब बनेगी, मार्च अप्रैल में बनेगी इसकी संभावना। पेपर होने की क्या संभावना बनेगी, तो इसकी जो पेपर होने की संभावना बनेगी वो बनेगी किसमें, जून जुलाई में। तो आपके अगले वर्ष में जून जुलाई तक एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, तो उसके हिसाब से आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है, क्योंकि व्यापम ने सभी भर्तियों के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है पहले से, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी इससे जुड़ी हुई थी, जो भी हम आपको छात्रावास अधीक्षक के बारे में बता सकते थे वो सारी जानकारी करीब करीब हमने आपको बता दी है। सिलेबस में वही रहेगा बेटा, आपका मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, ये सारे सब्जेक्ट तो रहेंगे। इसके अलावा आपके मतलब स्ट्रीम से रिलेटेड पैडागोजी रहेगी, चाइल्ड डेवलपमेंट है तो उसकी पैडागोजी रहेगी। और वो जब आपका रूल बुक जारी हो जाएगा, जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब अपन को वास्तविकता इसकी पता पड़ पाएगी कि इन्होंने सिलेबस में क्या रखा है और क्या नहीं रखा है। तो आप सभी तैयारी में जोर शोर से जुड़ जाएं। वर्ष 2026 में बहुत सारी नौकरियां निकली हुई हैं, चाहे मध्य प्रदेश स्टेट एग्जाम्स की बात कर लें, अदर एग्जाम्स की बात कर लें अपन। तो आप सब पढ़ाई करें बढ़िया से, सीएमसी इंदौर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर ये जानकारी आपको सही लगी, आपको लगता है कि आपके काम की जानकारी है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन तक भी इसकी जानकारी पहुंच सके और वे भी इसका लाभ ले सकें। और बाकी सीएमसी इंदौर एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले बच्चे आप, ठीक है ना। सीएमसी इंदौर का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, यहाँ आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल, मोटिवेशनल वीडियोस, बेसिक मैथ्स के, बेसिक इंग्लिश के, ये सारे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे जो एकदम से क्या है, फ्री है आपको। तो सीएमसी इंदौर एप्लीकेशन डाउनलोड करें और सीएमसी इंदौर के परिवार के साथ जुड़े। समय समय पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।